हाँ जी, चालू करो। गुड इवनिंग एवरीवन। एनिवर्सरी मंथ है हमारा डियर का। हम जैसे रोज बता रहे हैं कि डेली जूम सेशंस हो रहे हैं। कल डॉक्टर लियाकत का हमसे मिस हुआ है। हम उनका शिफ्ट करेंगे किसी संडे को। तो सॉरी डॉक्टर लियाकत। और ऑडियंस से जिस तरह से हमारा प्रॉमिस है कि हर दिन हम एक नया मेंटर लेके आ रहे हैं, एक नया सीनियर डॉक्टर न्यू अंडरस्टैंडिंग के साथ आ रहे हैं। हम क्लिनिक में रोज की तरह, मैं फिर से वही शेयर कर रही हूँ, क्लिनिक में अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने हिसाब से हम उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे मेथड्स हैं प्रैक्टिस के। हमें दूसरे मेथड्स का पता होना भी जरूरी है। कोई सहगल कर रहा है, संकरन कर रहा है, वजेकर कर रहा है, कोई थेरापेटिक्स कर रहा है, कोई कहता है कि मैं प्योर हनीमैनियन कर रहा हूँ। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको दूसरे मेथड्स का पता होना भी उतना ही जरूरी है जितना आप अपने आप को एक्सप्रेस, अपने आप को यूज करते हो अपनी क्लिनिक में। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि कुछ केसेस हमारे ऐसे होते हैं जो हम करते हैं उस हिसाब से सॉर्ट आउट नहीं होते, हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो हमें मालूम होता है कि ये चीज इस तरह से सॉर्ट आउट होती है, और ये वे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इसका तरीका ये है। तो जो डॉक्टर वो चीज कर रहा होता है, हम उससे आइडिया ले सकते हैं, हम उससे वो चीज दोबारा समझ के हम उसको यूज कर सकते हैं, या फिर उस पेशेंट को उस डॉक्टर के पास रेफर किया जा सकता है फॉर उसकी वेलबींग के लिए, जिससे प्रैक्टिस और अच्छी होती है, इम्प्रूव करते हैं और हमारा नॉलेज भी इम्प्रूव होता है। हमारा नजरिया जो है वो एक्सपैंड होना चाहिए, इतना बेहतर होना चाहिए कि कुछ भी छूटे ना। इसी वजह से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मेथड्स को हम शेयर करवा रहे हैं डॉक्टर से। तो उम्मीद है आपको भी अच्छा लगता होगा हमारे साथ आकर। और जो डॉक्टर्स हमारे साथ जूम के साथ जुड़ते हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स अपने आप को शेयर भी कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि उनको भी अच्छा लगता। थैंक यू एवरीवन एंड वेलकम डॉक्टर नीरज पासरेचा। डॉक्टर नीरज दिल्ली से हैं और सीनियर डॉक्टर्स में इनकी गिनती आती है। वेलकम सर जी। नमस्ते डॉक्टर प्रमिला। नमस्ते डियर। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ सर जी। वेलकम सर। डॉक्टर हमेशा कैसे हैं? यहाँ पे ट्रेन बता रहा है चलिए देखिए चलिए। प्लीज आप म्यूट कीजिए। हेनरी, हेनरी जी म्यूट कीजिए खुद को। डॉक्टर हेनरी प्लीज। हाँ जी सर, आप स्टार्ट करिए। सबसे पहले तो थैंक यू डॉक्टर प्रमिला, डियर एंड डियर टीम, जिसने मेरे को आज ये मौका दिया, ये अवसर दिया जिससे कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में ये बताना चाहूँगा कि मैं एक सिंगल डोज प्रैक्टिशनर हूँ। 42 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जो रिजल्ट्स मुझे सिंगल डोज से मिले हैं शायद वो पॉलीफार्मेसी से कभी भी नहीं मिले। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो 42 साल में मैंने सीखा, अब मैं सबके साथ शेयर करूं, और सबको उतना ही मजा आए प्रैक्टिस करने में, और हम उतने ही मजे मजे में पेशेंट की भी मदद कर पाए। यही आज का हमारा मकसद है। डॉक्टर प्रमिला, शेयर करने की इजाजत चाहूंगा अपना स्क्रीन। हाँ जी कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ होम्योपैथिक डायनेमिक्स। होम्योपैथिक डायनेमिक्स होती क्या है? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि होम्योपैथी क्या है। होम्योपैथी एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़ी है। उसका कारण है, उसका कारण यही है कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन को ऐसे समझें कि जो हमारी मेडिसिन है वो डायनेमिक मेडिसिन है, उसमें इतनी पावर है कि वो पेशेंट को ठीक करती है, और उसी पावर को हम यूटिलाइज करते हैं। इट्स अ क्वांटम मेडिसिन, क्योंकि इतना स्ट्रांग इसका ऑरा होता है, इतना वाइटल फील्ड को एक्टिवेट करती है पेशेंट के। और वाइटल फील्ड क्या है? ये प्राणा है पेशेंट की।
इसके लिए हम अगर ये समझें कि डिजीज बॉडी में आती कैसे है पेशेंट के, वो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की थॉट से आती है। और वो थॉट कैसे आती है, अगर उसको कोई मेंटल ट्रॉमा लगा और उसने उस समय उसका कुछ नहीं किया, वो सफर करता रहा, और सफर करने के बाद में वो जनरेशन को चली गई, और वो नेक्स्ट जनरेशन को समझ ही नहीं आया कि वो क्या हुआ, वो और नेक्स्ट जनरेशन को चली गई। इसलिए जब पेशेंट हमारे पास आके ये कहता है कि मैं मेडिसिन लेने के लिए आया हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है, तो हाफ द बैटल इज वॉन। क्योंकि पेशेंट ये सोच के आया है कि अब मुझे ठीक होना है, जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करना है। जब भी हम किसी को हील करते हैं होम्योपैथी में, वो खाली के लिए नहीं है, हम उसकी आगे आने वाली जनरेशन्स को भी हील करते हैं एपिजेनेटिक्स से, ताकि वो जो प्रॉब्लम उस पेशेंट को है वो उसकी फैमिली में एज हेरिटेरी डिजीजेस बन के आगे नहीं जाए। क्योंकि वाइटल फोर्स है, स्ट्रांग है, और इतना स्ट्रांग है कि वो सबकॉन्शियस लेवल पे जाके जेनेटिक एनॉमलीज को करेक्ट करती है एट डीएनए लेवल, ताकि हेरिटेरी डिजीजेस नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाए। आप ये सोचिए कि कितना डायनेमिकली स्ट्रांग है ये, कि फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ मेंटल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी पेशेंट के इसके साथ साथ ठीक हो जाते हैं। आप क्या सोचते हैं कितनी जल्दी मेडिसिन का इफेक्ट हमें, होम्योपैथिक मेडिसिन का इफेक्ट दिखता है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि लोग कहते हैं जी 6 महीने से होम्योपैथिक दवा खा रहे हैं और फायदा नहीं हुआ है, हमारे लिए वो बड़ी अचंभे की बात होती है। व्हाट टू एक्सपेक्ट, द स्पीड ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इफेक्टिवनेस। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप Hi सुनाना जा रहा हूँ। friends, ये मेरे I एक am पेशेंट की है। Baljinder Singh from Bangalore. Recently, I got brain stroke on 2nd of July. I was hospitalized in Apollo Hospital in Bangalore, and yesterday I thought about Dr. Pasricha, who treated me about 12 or 13 years back. I was in Delhi that time and had a very bad blood pressure, which was not controlling at all with allopathy medicines. Somebody suggested me go to Dr. Pasricha, and he gave me his phone number. I called up Dr. Pasricha and went to his clinic. He made me sit there for half an hour and gave me 3 doses. In 3 doses, my BP came to normal, and it is 13 years now. My BP is normal. But unfortunately, because of brain stroke, it didn't come in my mind that I should consult him again. Just yesterday morning, I thought, let me call up Dr. Pasricha and ask if he has got some medicine for the stroke and all that. Whereas I'm only doing the physiotherapy and other medicines I'm taking what doctor prescribed in Bangalore. The physiotherapy was not that big help, but it was a good help, no problem. But slight movement was there in leg and slight movement in my arm. So Dr. Pasricha came on video call and talked to me, saw my face and everything. And then I sent him all the reports of my hospital. After 1 hour, he called me and told me that you take this particular medicine. My son went and brought those medicines. And he told me to have 3 doses every 15 minutes each. I took those 3 doses last evening and slept. In the morning, so it was around 12 or 13 hours after I got up in the morning, and I was to utter surprise what I saw. That my left arm and left leg, they were very weighing, like, if you're holding a rod or picking a rod, so they were so heavy. There was practically no weight at all in my left leg and left arm. Very comfortably, I could pick them. I was surprised to see that homeopathy works so well on a human body.
Believe you me, I called up Dr. Pasricha and said, thanks a million, doctor. It has worked wonders. I really recommend our friends, they should always go in for homeopathy for any medication, any problems. It works a lot. It works wonder, the homeopathy. And definitely, yes, I will definitely appreciate Dr. Pasricha who has prescribed me that medicines. Thanks a million, doctor. Addition to that, you can see my voice. Even my voice has improved drastically after taking the medication. Thanks. तो आप सोचिए 12 घंटे में जो पेशेंट 22 दिन हॉस्पिटल रह के आया है, उसके बावजूद भी एलोपैथिक मेडिसिन जो इतनी उसने खाई हैं, जो इंटरवेंशन एलोपैथिक किया है, उसके बावजूद भी होम्योपैथी इज एबल टू हेल्प द पेशेंट. So we are blessed that Dr. Honeyman gave us this system with which we can help the patients. ये तो एक चीज है. मैं आपको एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं. ये एक पेशेंट है जिसकी स्पाइन में सिस्ट है. 2 बार सर्जरी हो चुकी है और ये बच्चा सिर्फ 16 साल का है और आप देख सकते हैं कि व्हील चेयर में है. 2 बार सर्जरी के बाद में तीसरी बार सर्जरी करने से डॉक्टर ने मना कर दिया. तो इनको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का समझ में आया. अकॉर्डिंग टू देम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, बट हमारे लिए तो रोज की बात है. सुनिए इस बच्चे की कहानी और खुद जज कीजिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी जल्दी असर करती है. सर, मेरा नाम सूर्यांश यादव है. मेरी लास्ट विजिट 27 अगस्त को हुई थी. उसमें उस 14 दिन में और आज 10 सितंबर को मुझे ये इम्प्रूवमेंट फील हुई है कि मेरी मोबिलिटी बढ़ गई है. और जो मैं पहले वॉशरूम तक जाना होता था मुझे क्लासरूम में, तो व्हील चेयर क्लास के अंदर मंगवानी पड़ती थी, और अब मैं खुद चल के उसके पास जाता हूँ और फिर वॉशरूम के लिए आता हूँ. और 27 अगस्त से पहले मेरा कॉन्स्टिपेशन की एलोपैथी की दवाई चलती थी. उसके बाद जब से सितंबर शुरू हुआ है तब वो ख़त्म हो गई थी. तो उसके बाद से मेरा पेट बिना उसके दवाई इंटेक किए साफ हो जाता है, और राइट पैर में स्ट्रेंथ फील हुई है, ग्रोथ हार्मोन्स बढ़े हैं, और दाढ़ी मूछ मतलब तुम्हारी आई है और आ गई है, मतलब पहले लाइट था अभी ठीक से आने लगा. और रात को मैं बिना किसी को जगाए खुद वॉशरूम जा पाता हूँ. गुड. कितना दूर है तुम्हारा वॉशरूम? का कुछ 6 से 7 मीटर. 6-7 मीटर. चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया. आई एम सो वेरी हैप्पी, ग्रेटफुल टू गॉड. थैंक यू. अब आप सोचिए कि हम ऐसे पेशेंट की भी मदद कर पा रहे हैं. सो वी आर ब्लेस्ड. हम होम्योपैथिक मेडिसिन जब देते हैं तो क्या आप जानते हैं, सिंस इट इज ए क्वांटम मेडिसिन, उसकी अपने आप में इतनी पावर है, तो हम उस क्वांटम मेडिसिन को और तेज कैसे कर सकते हैं? सिर्फ अपनी इंटेंशन के साथ. जब आप पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो इंटेंशन अपनी इतनी क्लियर रखिए कि मेरा ये पेशेंट कितनी जल्दी ठीक होगा. पेशेंट को बताइए कि ये आपकी जो दर्द की तकलीफ है ये 24 घंटे से 48 घंटे में चली जाएगी. जैसे ही आपने ये बोला, पेशेंट ने सुना, आपने मेडिसिन दी, और एक्चुअली आपको उतनी जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं क्योंकि आपकी इंटेंशन साथ में काम करती है. डिजीज इज डिल्यूजन, अवेयरनेस इज क्योर. ये हम सब जानते हैं क्योंकि हम सब मानते हैं
जानते हैं बड़े अच्छे तरह से कि कुछ भी अगर बीमारी होती है वो हमेशा मेंटल सेटबैक से होती है, क्योंकि उसका जो ओरिजिन है, जो उसकी रूट कॉज है, वो हमारे माइंड में है। और जैसे ही पेशेंट ये सोचता है कि मुझे अब ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड एक्नॉलेजिंग एंड एड्रेसिंग देयर नीड फॉर हीलिंग। मतलब वो अगर उसने ये एक्नॉलेज भी कर लिया कि मुझे मेडिसिन की जरूरत है, तो इतने में ही उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आई एम ए सिंगल डोज प्रैक्टिशनर, जैसे आप सब जानते हैं, और इसमें आई प्रैक्टिस ऑन ट्रिपल पी, प्रेजेंट, persistent, predominant, and this has given me outstanding results every time. What changes to expect after administering a single homeopathic dose? आप क्या सोचते हैं कि कितनी जल्दी पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आना चाहिए? वो तो हमने दिखा दिया। ऐसे टेढ़े मेढ़े केसेस, जो सर्जिकल या हॉस्पिटलाइज्ड वाले केसेस हैं, उसमें भी उतनी ही जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन क्या देखना चाहिए? इनिशियल रिएक्शन में पेशेंट को मोमेंटरली शायद कुछ तकलीफ हो सकती है, मोमेंटरीली, लेकिन वो कुछ ही समय के लिए रहेगी, मे बी फॉर 30-40 मिनट्स, और उसके बाद में ग्रेजुअल रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। जो सेकंड उसका वो है कि इसमें आपको इमीडिएटली रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और सबसे पहले जो सबसे बाद में सिम्टम आया था, हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, वो आज भी उतना ही काम करता है जितना उस समय डॉक्टर हैरिंग ने बोला। इसके बाद में इमोशनल शिफ्ट्स, चेंज इन मूड, मेंटल स्टेट, क्योंकि जो भी मेडिसिन हम देते हैं वो अंडरलाइन साइकोसोमैटिक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को एड्रेस करती है। चौथा, इंक्रीज वाइटैलिटी। पेशेंट इमीडिएटली ये कहता है, सर मुझे तो अच्छा तो लग ही रहा है मेंटली, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मेरी बॉडी में एकदम से एनर्जी आ गई, क्योंकि उसकी हीलिंग प्रोसेस इमीडिएटली स्टार्ट हो थोड़ा जाती है। देर बिहेवियरल चेंजेस, जितने इम्बैलेंसेस होते हैं पेशेंट के दिमाग में, वो इमीडिएटली करेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही वो करेक्ट होते हैं, वो उसका बिहेवियर जो है वो इतना चेंज हो जाता है, और पेशेंट का रिस्पांस इतना अच्छे से आने लगता है, जो कि पहले वो कहता था नहीं मेरे को ये नहीं, मेरे को वो नहीं। आपको इमीडिएटली वो चेंजेस पेशेंट में दिखते हैं, और पेशेंट उसको एक्नॉलेज भी करता है। अब ये मेरी जो स्टडी है उसके हिसाब से ये 5 ऑब्जर्वेबल साइंस हैं एक सिंगल होम्योपैथिक डोज देने के बाद में, उसके एक्शन से बॉडी में क्या होता है। इम्प्रूव्ड मेंटल क्लैरिटी, इसकी तो हमने बात की ही है। ये 12 घंटे के अंदर अंदर हमें दिखने लगता है एज बेटर फोकस, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड इम्प्रूव्ड कॉग्निटिव फंक्शन। दूसरा, टॉक्सिन एक्सपल्शन। ट्रिपल पी में हमेशा ये बोला जाता है कि टॉक्सिन्स एक्सपेल करती है बॉडी, तभी हमारे को पता चलता है कि वो स्टार्ट हो चुका है सब कुछ। हीलिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होती है तो दांत से, जबान से, स्किन से या अदर नेचुरल ओपनिंग से हमें वो बताती है कि टॉक्सिन्स एक्सपल्शन शुरू हुई है, और इसलिए हीलिंग भी शुरू हो गई है। अब तीसरा आता है पॉजिटिव फिजिकल चेंजेस। ये मेंटल चेंजेस के साथ साथ आते हैं। फिजिकल चेंजेस जो है डिटॉक्सिफिकेशन के, हमें कैसे पता चलेंगे? एक तो सबसे पहले दांत साफ होने लगेंगे। दांत इतने साफ हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इसके साथ साथ जबान जो बहुत गंदी थी, ब्लू ब्लैक थी, वो क्लीन होने लगेगी। जो क्रैक्स थे वो हील होने लगेंगे, है वो क्लीन और क्लियर होने लगेगी, और हेयर टेक्सचर में इम्प्रूवमेंट आएगी। ये अपने आप में बताता है कि पेशेंट
क्योर की तरफ चल पड़ा है। उसके बाद में आता है सिम्टम एलिविएशन। जैसे ही मेंटली पेशेंट इम्प्रूव करने लगता है, उसके साथ साथ उसके जो फिजिकल सिम्टम्स हैं वो इम्प्रूव करने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि होम्योपैथिक सिमिलिमम, हम सिमिलिमम की बात करते हैं क्योंकि सिंगल डोज प्रैक्टिशनर है, तो अंडरलाइंग कॉजेज जो हैं वो इफेक्टिवली एड्रेस कर रही है हमारी दवा। पांचवा है क्विक रिजल्ट्स। आपको मैंने दिखाया कितनी जल्दी होम्योपैथिक दवा असर करती है। अगर आप उतने ऑब्जर्वेंट हों तो आपको ये पता चलेगा कि विद इन 30 सेकेंड्स दवा असर करती है, प्रोवाइडेड यू आर अ कीन ऑब्जर्वर। ये इम्प्रूवमेंट जो है नॉर्मली, अगर आप नहीं भी उतना कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, पेशेंट उतना कीनली अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तो भी 12 घंटे के अंदर अंदर हमें उसका रिजल्ट दिखने लगता है, बोथ ऑन फिजिकल एज वेल एज मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। और ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये जल्दी तो होता ही है, मल्टीफेसेटेड। मल्टीफेसेटेड का मतलब यह है कि वो चारों तरफ से पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव एक साथ करना शुरू करती है, मेंटली भी फिजिकली भी। अब ये छोटा सा एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू मैंने बनाया है जो रूटीन प्रैक्टिस में हमें ये बताता है कि पेशेंट की इम्प्रूवमेंट शुरू हो गई है with improved mental, physical and spiritual well-being, and ultimately अगर हम उसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं, दवा बार बार रिपीट नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं, this will lead to a speedy and complete recovery। इस प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? छोटा सा ऑब्जेक्टिव है कि डॉक्टर्स को ये पता चले कि पेशेंट की जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन क्या है, ताकि हम एंटिसिपेट कर सकें और साथ साथ में प्रिवेंट कर सकें पोटेंशियल फ्यूचर मेडिकल इवेंट्स, जो आगे चल के पेशेंट के साथ जो घटना घट सकती है उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड हों और उसको हील कर सकें। इंप्रूवमेंट इन मेंटल स्टेट, इसमें जैसे ही सिमिलिमम टंग पे जाती है, विद इन 12 to 48 आवर्स mental clarity, alertness and ease along with physical symptoms हमें दिखने लगती है। पेशेंट की इरिटेबिलिटी, एजिटेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, सब कुछ ठीक होने लगता है और वो पेशेंट की बात सुनने, पेशेंट जो है डॉक्टर की बात सुन के वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी करने लगता है। अब आता है कॉम्प्लेक्शन एंड कंडीशन ऑफ स्किन। क्या आपको मालूम है कि हम सिमिलिमम के साथ में सिर्फ सिंगल डोज से पेशेंट की कॉम्प्लेक्शन को 2 से 3 शेड तक बेटर कर सकते हैं? स्किन पे ग्लो आ जाता है। जो स्किन बहुत अनहेल्दी होती है, स्मूथ नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली स्मूथ, सपल और सिग्निफिकेंटली हेल्दियर होने लगती है 2 से 4 हफ्तों में। कलर ऑफ टीथ एंड इंटरडेंटल स्पेसेस, दांत का कलर लाइट क्रीम, येलो, ब्राउन, डार्क ब्राउन या ब्लैक, इतने सारे शेड्स में 12 घंटे के अंदर अंदर असर शुरू हो जाता है दवा देने के। और इसका इफेक्ट इसके साथ साथ में जो बहुत डार्क इंटरडेंटल स्पेसेस होते हैं या प्लाक होता है उसमें भी इसका असर दिखता है। ये देखिए, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं पेशेंट की जो इंटरडेंटल स्पेसेस हैं और टीथ का जो कलर है, इवन गम्स का जो कलर है, वो कितना बेटर हुआ। प्लाक एंड टार्टार इन टीथ,
प्लाक और टाटर एक ही चीज मानते हैं हम इंटरडेंटल स्पेसेस में, और गम मार्जिन के अराउंड हमें दिखता है, जिसके लिए नॉर्मली पेशेंट जो है वो डेंटिस्ट के पास जाता है, और डेंटिस्ट ये कहते हैं कि जी आपकी स्केलिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो मैनुअली करें या अल्ट्रासोनिक से करें, वो कैसे भी करें, है तो वो मैकेनिकल एड से ही, लेकिन डेंटल स्केलिंग करने के चक्कर में जो टूथ और गम्स को जो डैमेज होता है वो कोई नहीं समझता है। लेकिन होम्योपैथी से ये ऑटोमेटिकली होने लगता है, और पेशेंट ला के दिखाता है, डॉक्टर साहब ये मेरे सामने जो है इतना मोटा सा प्लाक था, ये अपने आप बाहर आ गया और मेरे दांत भी क्लीन होने लगे। ये देखिए, आपको साफ पता चलता है कि जो प्लाक था वो तो गया ही गया, उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्शन में टीथ के कितना बेटर हुआ, और इवन गम्स जो थे पहले डार्क थे अब हेल्दी पिंक दिखने लगे। सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी ऑफ टीथ टू हॉट, कोल्ड, स्वीट, मीठा खाने से, ठंडा खाने से, गर्म खाने से, खट्टा खाने से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो नॉर्मली बहुत सीवियर एसिडिटी की वजह से होती हैं, जिसकी वजह से रिसेशन ऑफ गम्स हो जाता है, और होम्योपैथिक मेडिसिन से सिंगल डोज से ये परमानेंटली रिजॉल्व हो जाता है। द कलर ऑफ टंग, आपने कभी सोचा है कि टंग का कलर, वैसे तो नॉर्मली हमें कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता है ये, लेकिन मैं अपने क्लिनिक में जितने जूनियर्स मेरे पास आते हैं उनको सबको सिखाता हूँ कि आप टंग को जरूर चेक कीजिए। दांत तो सब करते होंगे, लेकिन टंग को जरूर चेक कीजिए, और उसका कलर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे हमारे को बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। जैसे अगर ब्लू ब्लैक है तो इसका मतलब पेशेंट को हाइपर इंसुलिनीमिया है, पैची एरियाज हैं, ज्योग्राफिकल टंग है, क्रैक्स हैं, थिक वाइट या येलो कोटिंग है, ये सारी चीजें उससे इंप्रूव होने लगती हैं। एक और चीज, क्या कभी किसी ने टंग को देखते हुए ये देखा है कि टंग में कहीं डेविएशन तो नहीं है? नॉर्मली हम ये नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो नोज है यूजुअली इट इज इन दी सेंटर, और टंग जब प्रोट्रूड करता है पेशेंट, तो अगर वो डेविएशन राइट या लेफ्ट को है, दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट फैक्टर। हमें मालूम ही नहीं है कि उसके इम्प्लीकेशन क्या है। उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि पेशेंट के फैमिली में किसी को पैरालिटिक अटैक आई, और अगर हम अपनी मेडिसिन से उस डेविएशन को ठीक नहीं कर पाते हैं तो पेशेंट भी कभी आगे चल के कभी प्रोन हो सकता है इस चीज के लिए। और हम जब भी दवा देते हैं इमीडिएटली पेशेंट जो है 2 विजिट 3 विजिट के बाद में हम एक्चुअली देखते हैं कि उसकी टंग सीधी होने लगती है। इम्प्रिंट्स ऑफ टीथ, कभी हम पेशेंट की टंग देखते हैं तो उसके ऊपर साइड में किंगरी जैसे बना होता है, जैसे आरी के दांते होते हैं या नाइफ आप यूज करते हैं तो उसमें दांते होते हैं, वैसी इम्प्रिंट्स हमारे को दांतों में मिलती है। ये क्यों मिलती है? क्योंकि टंग जो है वो इतनी जोर से टीथ के ऊपर प्रेस करती है, अंदर से उसके ऊपर इम्प्रिंट्स आने लगते हैं। यूजुअली ड्राइनेस ऑफ माउथ की वजह से होता है, और ये कंडीशन जल्दी से इंप्रूव होने लगती है विद इन 2 to 4 weeks। ये देखिए आप, ब्लू ब्लैक टंग है और इम्प्रिंट्स ऑफ टीथ हैं। ब्लू ब्लैक इंप्रूव होने लगा, और इसमें जो इम्प्रिंट्स हैं वो भी कम होने लगे। कलर ऑफ गम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गम्स डार्क हैं किसी भी वजह से, चाहे वो स्मोकिंग की वजह से हैं, मेडिकेशन की वजह से हैं,
सिस्टेमिक डिजीजेस, कैंसर। तो जैसे ही हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है सिंगल डोज में देते हैं, उसका कलर नेचुरली, गम्स का कलर जो है वो लाइटन होने लगता है और वापस हेल्दी पिंक होने लगता है। ब्लीडिंग एंड स्पॉन्जी गम्स, आप सोचिए कि ब्लीडिंग एंड स्पॉन्जी गम्स जो हैं क्यों होती है। पेशेंट को ये समझ ही नहीं आता है। हम जानते हैं वो है हाइपर एसिडिटी की वजह से, कुछ मेडिकेशंस हैं उसकी वजह से, क्रॉनिक स्टमक अपसेट से, और ये 48 आवर्स में इसकी इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। फ्राउन लाइंस एंड लाफ लाइंस। फ्राउन लाइंस माथे के ऊपर, अगर पेशेंट को ध्यान से देखें तो ये बीच में तो ग्लाबला के पास में जो होता है, दीज आर फ्राउन लाइंस। और ये माथे के ऊपर जो होता है ये, और लाफ लाइंस जो हैं वो यहाँ पे होती हैं। इसके साथ साथ क्रोज फीट होते हैं एंगल पे, आईज के एंगल पे। ये सारी चीजें 2 to 4 वीक्स में इम्प्रूव होने लगती हैं, गिविंग द पेशेंट अ नोटिसेबली यंगर लुक। क्या आप सोच सकते हो कि सिंगल डोज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन देने के बाद में पेशेंट आके कहता है, डॉक्टर साहब मेरे को 2-3 लोगों ने ये बोल दिया, भाई तेरी उम्र कम कैसे लग रही है। दिस इज द पावर ऑफ होम्योपैथी। स्वोलन एंड पफी आईज, आईज के नीचे बैगी स्वेलिंग अंडर द लोअर लिड्स ऑफ्टन इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करती है, प्रॉपर स्लीप नहीं है, प्रेशर ऑन द हार्ट या किडनीज, या कुछ और सिस्टेमिक डिजीजेस। ये 2 to 4 वीक्स में इंप्रूव होने लगती है। डार्क सर्कल्स अराउंड आईज, अगेन लैक ऑफ स्लीप, अनीमिया, हार्मोनल अपसेट, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एंड माल न्यूट्रिशन, ये भी 2 से 4 हफ्ते में इंप्रूव होने लगती है। हेयर फॉल एंड फ्रिजी हेयर, क्या आपने कभी सोचा है कि हेयर फॉल क्यों रुक जाता है जब होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं? क्योंकि जैसे ही हम अपनी मेडिसिन देते हैं, जो भी विकार अंदर शरीर में है, बॉडी ऑटोमेटिकली उसको सेट करना शुरू करती है। हेयर फॉल कम होता है, उसके बाद कंप्लीटली रुक जाता है, और रफ फ्रिजी हेयर वो टर्न हो जाते हैं सॉफ्ट एंड सिल्की, जिससे कि उनका हेल्दी वॉल्यूम, बाउंस, सब कुछ वापस आने लगता है, शाइन वापस आ जाती है। स्प्लिट एंड्स, स्प्लिट एंड्स में अक्सर लेडीज की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जैसे ही बाल थोड़े से बड़े होते हैं, नीचे से 2 मुँहे हो जाते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है उनको, तो स्प्लिट एंड्स को नीचे से बार बार ट्रिम कराना पड़ता है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन अगर करेक्ट मिनिमम दी जाती है तो ये सब कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली स्प्लिट एंड्स ख़त्म हो जाते हैं, और लेंथ, बाउंस, वॉल्यूम, शाइन सब कुछ अपने आप से वापस आने लगता है। ये केस है एलोपेशिया एरियाटा का। आप देख सकते हैं कि पहले पैच कितना ज़्यादा था और ये कितना जल्दी से अच्छा हो गया। नेल्स, नाखून हमारे, ये की इंडिकेटर हैं इंटरनल हेल्थ के। ग्रेजुअली इंप्रूव होता है। क्रैक, डिफॉर्म नेल्स, फंगल इन्फेक्शंस, ब्लैक डिस्कलरेशन सारी चली जाती हैं। जो लाइंस आ जाती हैं वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस नेल्स पे आ जाती हैं, ये भी गायब हो जाती हैं, while restoring their natural shine। आप देख सकते हैं कि कितने भयंकर डार्क फंगस लगी हुई थी नेल्स में, और ये इम्प्रूवमेंट जो है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट है, आई थिंक 3 to 4 वीक्स में ये इम्प्रूवमेंट आई। क्लबिंग ऑफ नेल्स, क्लबिंग ऑफ नेल्स हमारे को एक जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन देता है, जिसमें कि
उस फैमिली में कहीं ना कहीं एस्थमा की हिस्ट्री मिलती है, सीओपीडी, लंग कैंसर, या किसी किसी फैमिली में सर्टन एडिक्शंस, उसकी भी हिस्ट्री हमें मिल जाती है। थिक एंड डार्क नेक विद डीप क्रीजेस। अगर इस पेशेंट को आप देखें, इस बच्चे की उम्र सिर्फ 25 साल है। आपको नहीं लगेगा ये 25 साल है, ये 35-40 की लगती है। और आप अगर ध्यान से देखें तो इसकी नेक के ऊपर कितना डार्क पैच है। मतलब पहली बार जब मैंने इस पेशेंट को देखा था तो शायद मुझे भी झटका लगा था कि क्या इतना ज़्यादा हमें डार्क पैचेस ऐसे देखने को मिलते हैं। बट ये इमीडिएटली इम्प्रूवमेंट आती है विद इन 2 to 4 weeks। ये है पेशेंट की फोटोग्राफ, डॉटेड लाइंस जस्ट बिलो द नेक, ऑल अक्रॉस द चेस्ट, लाइक अ नेकलेस। पूरा एक नेकलेस बना हुआ है। ये सब मसल टोन लॉस के कारण है। और जैसे ही मसल टोन गेन शुरू होता है, ऑटोमेटिकली ये लाइंस अपने आप चली जाती हैं। और इसके साथ साथ पेशेंट स्टार्ट्स लुकिंग यंगर। cheeks, forehead, forearms and back, डार्क डिस्कलरेशन अगर दोनों चीक्स पे है तो मेलाज्मा बोलते हैं, क्लोएज्मा बोलते हैं। फोरहेड है, फोर आर्म्स, बैक, ये नॉर्मली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है इन वीमेन विद पीसीओएस या थायराइड डिस्फंक्शन की वजह से। तो ये सब ऑटोमेटिकली ठीक होने लगता है। ये आप देख सकते हैं पेशेंट का कितना इम्प्रूवमेंट आता है। डार्क ब्लैकिश बैंड, ये पूरा का पूरा बैंड लाइक ये है, ये इतना डार्क है कि मतलब अगर आपको मालूम नहीं हो कि ये क्या है तो एक बार तो खुद को डर लगना शुरू हो जाएगा कि ये। और इसके साथ साथ खाली डार्क बैंड नहीं है ये, यहाँ थिकनिंग ऑफ स्किन भी है। ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑन द आर्म ड्यू टू हार्मोनल अपसेट। आप देखिए इसमें पूरी आर्म के ऊपर ये है और इसके साथ साथ ये क्रैक्स दिख रहे हैं हमारे को बीच में। दिस इज ड्यू टू हार्मोनल अपसेट, या लाइकन प्लानस पिगमेंटोसा, डायबिटीज, वूल एलर्जी, या रिएक्शन टू सम एलोपैथिक ड्रग, ये सब ठीक होता है। फेशियल हेयर एंड बॉडी हेयर, कितने लोग ये मानते हैं कि फेशियल हेयर के लिए हमें किसी चीज की एड लेनी चाहिए। किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। आप होम्योपैथिक मेडिसिन से इसको पूरा ठीक कर सकते हैं। बाल जो फेशियल हेयर है वो मोटे क्यों होते हैं, बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगते हैं बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट ब्लीचिंग एंड वैक्सिंग। और जितना आप करते जाते हैं उतना ये ग्रोथ रेट बढ़ता जाता है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन देने के बाद में ये ग्रोथ रेट कम हो जाता है। जो पहले जैसे लिप लाइन अगर कराती हैं लेडीज, पहले अगर वो 15 दिन में कराती थी, ग्रेजुअली 1 महीने तक जाएगा। उसके बाद वही ग्रोथ 3 महीने में आएगी। सॉरी। और उसके बाद परमानेंटली फॉल ऑफ हो जाएंगे वो हेयर। विद होम्योपैथी नथिंग एल्स रिक्वायर्ड, नो लेजर, नो नथिंग। आप ये देख सकते हैं, ये सिर्फ 1.5 महीने का ट्रीटमेंट दिया है हमने पेशेंट। अच्छा, क्या हम ये सोच सकते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी में भी उतना ही काम करेगी? नॉर्मली हमारे को ये बोला जाता है कि इन सब चीज़ों में तो एलोपैथी के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, होम्योपैथी काम नहीं करती है। बट हमें जो रिजल्ट्स मिले हैं दर आउटस्टैंडिंग, मार्वलस। आप देख सकते हैं इस पेशेंट की जो मुस्टैश और बियर्ड की जो ग्रोथ है, 15/6 और 2/9, 2.5 महीने में कितना ज़बरदस्त चेंज आया है। और अगर इसके साथ साथ आप अगर अप्रिशिएट करें
तो इसके जो दांत हैं वो देखिए कितने क्लीन हो गए, इसके गम्स बेटर होने लगे। और ये सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन देने की वजह से, क्योंकि ये पेशेंट सिर्फ ग्रोथ हार्मोन के लिए आया था, उसके साथ साथ एसोसिएटेड जो है उसको ये इफेक्ट्स दिखने लगे हैं। लुकोप्लाकिया, सब जानते हैं लुकोप्लाकिया इज ए प्रीकर्सर टू कैंसर। ये जो पेशेंट हैं, इनकी डॉटर और सन इन लॉ, दे आर बोथ डॉक्टर्स सर्जन्स इन यूके, और उन्होंने ही अपने फादर को मेरे पास रेफर किया। आप सोचिए, ये मेरे ख्याल से 1 महीने में हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। लुकोप्लाकिया कितना कम हो गया थैंक्स टू होम्योपैथी। मसल टोन, जैसे ही होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है, फ्रॉम हेड टू द टो, हर चीज में, हर मसल में इंप्रूवमेंट आती है विद करेक्ट सिमिलिमम। स्किन, मसल्स, बॉडी जो पूरी ढीली ढाली होती है पहले, वो रिगेन करने लगती है अपनी नेचुरल टोन एंड फर्मनेस, और हमेशा टॉप टू बॉटम ये इंप्रूवमेंट जाती है। फेस की मसल्स जैसे ही टाइट होनी शुरू होती हैं, यू गेट अ यंगर लुक, बिकॉज एजिंग के साइंस कम होने लगते हैं। और ये शोल्डर्स जो ब्रॉड होते जाते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, गिविंग द पेशेंट अ स्लिमर लुक। फाइन लाइंस ऑन द चेस्ट, ये फोटोग्राफ हमने पहले दिखाया था, एट द बेस ऑफ नेक, और लूज फ्लैबी मसल्स इन द आर्म, जैसे ये पेशेंट की बहुत ढीली ढीली हो जाती है, ये सारी चीजें इंप्रूव होने लगती हैं। ये टाइटनिंग इफेक्ट जो है हमेशा ऊपर से शुरू होता है, स्पेशली विद द फेस, शोल्डर्स, ब्रेस्ट, एब्डोमेन, थाइस और हिप्स। और इससे पेशेंट यंग तो दिखता ही है, साथ में स्मार्टर लुक भी आने लगती है। डार्क नकल्स, नकल डार्कनिंग होती है हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से, और वो इंप्रूवमेंट दिखाने लगती है ऑन फर्स्ट फॉलोअप आफ्टर 2 वीक्स। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा डार्क नकल्स हैं ड्यू टू हाइपर इंसुलिनीमिया। डॉक्टर प्रोमिला, एम आई गोइंग टू फास्ट? नहीं नहीं सर, ठीक है, आपके पास 15 मिनट्स हैं और। ओके। क्रिस क्रॉस लाइंस ऑन द नेप ऑफ नेक, जैसे ये एक इंटरसेक्शन बनाया है ट्रेन्स का, ऐसे ही हमारी नेप ऑफ द नेक पे बनता है कैंथोसिस नाइग्रिकैंस। ये भी इंडिकेटिव है हाइपर इंसुलिनीमिया के लिए, एंड दिस स्टार्ट्स इंप्रूविंग बाय द फर्स्ट और सेकंड फॉलोअप। ये पेशेंट की आप गर्दन पे देख सकते हैं, दिस इज अ केस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम। पेशेंट की कॉम्प्लेक्शन कितनी डार्क है, नेक कितनी मोटी है, और ये लाइंस आप देख सकते हैं। ये देखिए कैंथोसिस नाइग्रिकैंस, ये उतनी मार्क नहीं है, लेकिन ये पहली फोटोग्राफ है, ये दूसरी फोटोग्राफ है। यू कैन विजिबली सी कितना चेंज है। डार्क पैचेस ऑन चीक बोन्स, मेलाज्मा, हार्मोनल अपसेट, हाइपरइंसुलिनीमिया, ये फर्स्ट फॉलोअप से ही इंप्रूवमेंट इसमें दिखने लगती है। ये डार्क पैच आप देख सकते हैं, ये बिफोर आफ्टर। पोस्चर, पेशेंट्स जो बहुत झुक के बैठते हैं या शोल्डर्स आगे ऐसे करके बैठते हैं, वो धीरे धीरे विद इन 2 to 4 वीक्स, पहले तो पोस्चर उनका ऐसे होगा, और जो हंच्ड बैक थी वो सीधी हो जाएगी, एंड दे विल स्टार्ट सिटिंग एंड वॉकिंग स्ट्रेट। स्लीपिंग पैटर्न एंड ड्रीम्स, स्लीप में इमीडिएटली इतना पेशेंट को अच्छा लगता है, डॉक्टर साहब
पहले तो लगता था मैं सोया ही नहीं। अब मैं उठता हूँ तो सुबह बिल्कुल फ्रेश उठता हूँ, बिल्कुल फ्रेश उठता हूँ। और जो मेरे को सपने आते थे वो बिल्कुल गायब हो गए हैं, एंड आई एम टोटली रिलैक्स्ड। माउथ ब्रीदिंग एंड स्नोरिंग। माउथ ब्रीदिंग जो है वो हमारी होती है because of visited nasal septum, nasal polyps, allergic rhinitis, chronic sinusitis, ये सब चीजें इमीडिएटली इंप्रूव होने लगती हैं विद appropriate single dose of homeopathic medicine. Myalgia and fibromyalgia, body aches, general complaints of body and muscle pain अपने आप से ठीक होने लगते हैं within 2 to 4 weeks. अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, शायद हम लेडीज जब आती हैं तो लिपस्टिक लगी हुई होती है या मेकअप हुआ हुआ होता है तो हमें दिखता ही नहीं है, वो है लिप का कलर। वो चेंज हो जाता है अगर लाइट है तो विटलिगो से या फंगल इन्फेक्शन से, या डार्क है बिकॉज ऑफ लाइकन प्लानस पिगमेंटोसा, कॉस्मेटिक यूज, ड्रग एलर्जीज, स्मोकिंग, या किसी किसी केस में बकल कैंसर की वजह से। वो फटाफट ठीक होता है in 3 to 4 visits with appropriate treatment and some lifestyle changes. Excuse me. मीलिया प्राइमरली हमारे को फेस पे दिखते हैं, क्योंकि अंदर का तो कोई पेशेंट जब तक दिखाएगा नहीं हमें तो पता नहीं चलेगा, लेकिन फेस पे तो हमें दिखने लगता है। वो इमीडिएटली इम्प्रूवमेंट उसमें आने लगती है along with the physical complaints जो कि ठीक होती है। ये देखिए, ये केस है मीलिया का। प्रॉब्लम किसी और के लिए आए थे लेकिन मीलिया साथ में ठीक होने लगे, और ये तो बहुत जल्दी ठीक हो रहा है, 25 दिन में। पिंपल्स और स्कार्स जो फेस पे, बैक पे, चेस्ट पे, आर्म्स पे रह जाते हैं, बार बार होते रहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, लेडीज में, लड़कियों में पीसीओएस की वजह से, ऑटोमेटिकली स्टार्ट होने लगते हैं विद इन अ फ्यू वीक्स, और कुछ महीनों में पूरा ठीक हो जाते हैं। ये देखिए, ये अंदाजन 2 महीने में देखिए एकदम से पेशेंट की पूरी लुक्स जो है वो चेंज हो गई। बॉवल मूवमेंट्स, पेशेंट को जिसको कॉन्स्टिपेशन होती है, स्टूल तो, मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने ये बोला जी मेरी स्टूल को तो आप पत्थर मार के, क्या हथौड़ा मार के तोड़ने की कोशिश करो तो भी नहीं टूटता है, तो मेरे को फ्लश करने के लिए उसको बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। उसने बाद में मेरे को आके ये बोला कि मेरा स्टूल सॉफ्ट होने लगा है, और जो मुझे 3-4 दिन में जो मैं एक बार जाता था, मेरी बाउल मूवमेंट्स धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहे हैं। जो पेशेंट ये कहता है कि जी मुझे तो बार बार जाना पड़ता है, लूज होती है, वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लगती है, नंबर भी कम हो जाता है और स्टूल भी फॉर्म होने लगता है। एंड माइंड इट, ये सारा सिंगल डोज ऑफ दिस मिनिमम, ये उसका कमाल है। एलर्जीज, एलर्जी टू मिल्क, नट्स, पोलन, डस्ट, स्मोक, wheat, vegetable juices, eggs, animal proteins, ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होने लगती हैं विद द मेडिसिन। आईबीएस और क्रॉन्स डिजीज, आईबीएस और क्रॉन्स में दोनों में मिलते जुलते सिम्टम्स हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंसी, और ये बहुत जल्दी से इन अ फ्यू वीक्स ठीक होने लगती है। सीलिएक डिजीज में जो पेशेंट पहले ये कहते थे कि जी गलती से भी अगर हमने ग्लूटेन वाली कोई चीज खा ली तो पेट में इतना दर्द, इतनी वॉमिटिंग्स और ये सब होता है, वो सारी की सारी चीजें अपने आप से ठीक होने लगती हैं। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, एक बच्ची का। जब वो मेरे पास आई थी तो वो 5 साल की थी, तो उसके पेरेंट्स इसलिए लेके आए थे
कि जी ये बच्चा खाना नहीं खाता है, रोटी नहीं खाता है, कभी बेड के नीचे फेंक देगा, कभी कमरे से खिड़की से बाहर फेंक देगा। तो मैंने पूछा बाकी राइस के जी राइस खा लेते हैं, मैंने इसका टेस्ट कराओ, तो उसको सीलियाक डिजीज आई थी। उसका उस समय शायद 54.8 निकला था एंटी टीटीजी फैक्टर। और होम्योपैथिक मेडिसिन देने के बाद में उसको घर पे वो ग्लूटेन फ्री आटे की रोटी बना के देते थे। और एक दिन आके उसके फादर ने मुझे बोला कि जी ये दादी के पास जाती है और दादी के पास जाके बोलती है, दादी मुझे ना ये वाले आटे की रोटी बना के दो, वो वाले आटे की रोटी मुझे स्वाद नहीं लगती है। इसका मतलब पेशेंट वो हजम कर पा रहा था और उसके साथ साथ उसका वेट और हाइट दोनों ठीक हो गए थे। पेट में दर्द बंद, उल्टियाँ बंद, बाउल मूवमेंट्स ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें सिंगल डोज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन से हो रही हैं। इम्यून सिस्टम का बूस्ट तो होता ही है, ये हम सबको मालूम है। कॉफ, कोल्ड, स्नीजिंग बाउट्स, राइनाइटिस, साइनसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, एडिनोइडाइटिस, ये सारी चीज़ें इम्यून, जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्ट मिलता है, ये सारी चीज़ें अपने आप से ठीक होने लगती हैं। हाँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अगर आप ध्यान से देखें तो लोअर एंड ऑफ द ईयर, एक्सटर्नल ईयर, ये एक लाइन इसमें दिख रही है। ये दिखाती है, पहली चीज तो ये कि इस पेशेंट के फैमिली में इस्कीमिया की हिस्ट्री मिलनी चाहिए, हार्ट इस्कीमिया, तो हार्ट अटैक या कुछ एंजाइना, ऐसी कोई हिस्ट्री मिलनी चाहिए। और दूसरा, आयुर्वेदा में ये बताया गया है कि अगर ऐसी कोई लाइन मिलती है हमारे को, तो ये आगे चल के फ्यूचर इवेंट हो सकता है इस पेशेंट के लिए, और वो ना हो उसी के लिए हम होम्योपैथिक दवा से उसको ठीक करते हैं। और ये चीज़ें रिवर्स होती हैं, माइंडेड, हमने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है। फ्लैटेंड हीलिक्स, इसमें तो दो ही चीज़ें हैं। ये जो हिस्सा है कान का अंदर वाला, ये ऊपर वाला हिस्सा अंदर चला जाता है, और ये अगर बाहर आ गया है तो ये मेडिकल हिस्ट्री बताता है ट्यूबरक्लोसिस की, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, और फैमिलियल डिस्पोजिशन टू हैव क्रॉनिक किडनी डिजीज। ये उसी की एक स्लाइड है। आप ये देखें, इस पेशेंट के यहाँ पे नेचुरल कर्व की बजाय एक शार्प कट है। दिस कैन इंडिकेट अ पोटेंशियल प्रीडिस्पोजिशन टू एक्सप्लोजिव और वायलेंट एंगर। ऐसे ही एक पेशेंट हमने देखा था, ही रिटायर्ड फ्रॉम दिल्ली पुलिस एज एन एसीपी, और उनका भी कान ऐसे ही था। तो मैंने उनको पूछा, मैं कहा कि ये कान आपका, आपको गुस्सा आता है? डॉक्टर साहब, जब मैं जॉब में था ना, तो मेरा नाम जो है ना, निकनेम, वो था बुचर ऑफ दिल्ली पुलिस। मैं कहा जी ये क्या? कहते हैं जी जो क्रिमिनल कुछ नहीं बोलता था, उसके भूत भी बोलने लगते थे। वो तो खैर उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन वॉलेंट एंगर ऐसे केसेस में हमें अक्सर दिखता है। अब ये फादर सन की ये पिक्चर है कान की, और आप इसमें सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज दोनों देख सकते हैं। लेकिन एक प्रोमिनेंट फैक्टर ये है कि दोनों के केस में एंटी हेलिक्स जो है वो प्रोमिनेंट है, और इस वजह से दोनों के केस में पीछे से कहीं फैमिलियल एडिक्शन की हिस्ट्री मिल सकती है। स्वेलिंग ऑन द लोअर एंड, नीचे के एंड पे अगर ये ऐसे अगर उठा हुआ है जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है, तो ये शो कर सकता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर, हेमोरॉइड्स एंड प्रीडिस्पोजिशन टू हैव हार्ट प्रॉब्लम्स। लाइन ऑन नोज ब्रिज, यहाँ पे या यहाँ पे नोज के ऊपर कहीं पे भी डीप और डार्क लाइन अगर है तो स्लगिश लिवर फंक्शन को इंडिकेट करती है, हार्मोनल इम्बैलेंस और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज इन लेडीज। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्लगिश लिवर वो बहुत ज़रूरी है, उसमें अक्सर ये हमें दिखने लगता है, जो 3 से 6 महीने में पूरा ठीक हो जाता है। ये देख सकते हैं, इस पेशेंट की ये लाइन है और ये ठीक हो जाती है।
डबल चिन, यहाँ पे ये डबल चिन अगर दिखने लगती है तो ये ओबेसिटी की वजह से हो सकती है, हार्मोनल अपसेट, वेट गेन, ये सब चीज़ों से ग्रेजुअली इट फेड्स अवे। ये आप देख सकते हैं, ये वही पेशेंट की डबल चिन हमें दिख रही है, हाइपर इंसुलिनीमिया सिंड्रोम वाला, ये उसी की है फोटोग्राफ। ओबेसिटी, जैसे ही हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, पेशेंट ओबेसिटी के लिए शायद हमारे पास नहीं आया है, वो कुछ और परेशानी लेके आया है, लेकिन जैसे ही ट्रीटमेंट शुरू होता है तो पेशेंट ये कहता है, डॉक्टर साहब इंच लॉस तो हो गया, वेट लॉस नहीं हुआ। तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि भाई वो भी होगा, थोड़ा सा वेट करो, इंतजार करो। गायनेकोमास्टिया, गायनेकोमास्टिया कितने लोगों ने देखा होगा? हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हम इंसिडेंटली हम पॉइंट आउट करते हैं, भाई इस बच्चे को जो ये 14-15 साल का है, इसको गायनेकोमास्टिया है। तो ये सुनने को मिलता है, जी डॉक्टर को बोला था जो हमारा फैमिली डॉक्टर है, उसने तो ये कह दिया, ये इसका तो हमारे पास कोई इलाज है नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये डायरेक्टली एसोसिएटेड है ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी से। ऐसे बच्चों की अक्सर दाढ़ी मूंछ नहीं आती है, और जैसे ही हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं दाढ़ी मूंछ आने लगती है और गायनेकोमास्टिया इमीडिएटली रिवर्स हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कितनी जल्दी, 14 दिनों में हमें 2 वीक्स में ये रिजल्ट आया है। तो वी आर सो ग्रेटफुल कि पेशेंट को इतनी जल्दी ये रिस्पॉन्स मिलता है। ये एक दूसरा पेशेंट है गायनेकोमास्टिया का। नॉट्स इन द मसल्स, पेशेंट आगे कहता, डॉक्टर साहब यहाँ पे पेट पे, पीछे थाइज में कुछ कुछ महसूस होता है, वो कभी ठीक हो जाता है और फिर कभी वापस आने लगता है, लेकिन जैसे ही हम मेडिसिन देते हैं वो कंप्लीटली वैनिश हो जाता है विद इन 2 to 4 वीक्स। क्रेविंग्स, दिस इज ए वंडरफुल सब्जेक्ट। क्रेविंग फॉर आइस, या कुछ चीजें जो कि नॉर्मली कोई खाता नहीं है, जैसे चॉक है, राइस, सौंफ, रॉ पोटैटोज, अनियंस। क्या आपने कभी देखा है कि 2 साल का बच्चा जिसके अभी दांत आ रहे हैं, वो कच्ची प्याज कितनी भी कड़वी हो उसको दांत से काट काट के खाता है? चूल्हे की राख, मिट्टी, दीवार को खरोंच खरोंच के उसकी सीमेंट, इवन मैंने तो ये भी देखा है बच्चे जो घर में चप्पल किसी की पड़ी होती है उसको चाटने लगते हैं। ये हमेशा होता है बिकॉज ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनकी कमी हो जाती है, और जैसे ही हम सिमिलिमम देते हैं ऑटोमेटिकली वो कमी दूर हो जाती है और ये ठीक होने लगती हैं सारी चीज। बाइटिंग एंड स्पिटिंग, दूसरों को काटना, आते जाते किसी को काट लेना। बच्चा बहुत छोटा है, किसी ने उसकी तरफ उंगली की, वो चुपचाप आएगा और काट लेगा जोर से, और इतनी जोर से काटेगा कि सामने वाला घबरा जाएगा, यार ये क्या हुआ। या नेल बाइटिंग, हर वक्त अपने नेल्स खाता रहेगा, उसके नेल्स को कभी काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो हमेशा चबा के उसको काट के खा जाएगा। यहाँ स्पिटिंग, स्पिटिंग एक होती है स्पाइटफुल, स्पाइटफुल फिटिंग स्पिटिंग होती है जो किसी को देख के जानबूझ के थूकता है पेशेंट। यहाँ स्पिटिंग एक होती है कि उसको आदत है, कहीं पे भी खड़ा होकर थूकना शुरू कर देगा। ये सारी चीजें विद सिंगल डोज ऑफ होम्योपैथिक सिमिलिमम ठीक होने लगते हैं। विशियस नेचर एंड बुलिंग, क्या कभी आपने देखा है कि एक बच्चा या कोई एक इंसान जा रहा है, कोई कुत्ता जा रहा है या कोई बिल्ली जा रही है, एकदम से उसको जोर से पैर से मार के उसको वो करते हैं, या पत्थर उठाया और उसको मार दिया? ये सिर्फ उसकी नेचर नहीं है, उसकी नेचर बुलिंग की भी होएगी कि जो उसको कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जिसपे कि अपना वो जोर आजमाइश कर सकता है,
वो जोर आजमाइश जरूर करेगा, लेकिन ऐसे पेशेंट को भी चेंज ऑफ हार्ट होता है और वो माइल्ड हो जाते हैं आफ्टर होम्योपैथिक इंटरवेंशन। स्टैमरिंग, स्टैमरिंग का जो बेसिक रीजन है दैट इज अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस इन द पास्ट, जो कि धीरे धीरे जैसे ही वो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस का जो शॉक है वो कम होने लगेगा, ये 4 से 6 हफ्तों में ठीक होने लगती है। नाइट विजन, नाइट विजन तो बहुत केसेस में इंप्रूव होती है, लेकिन एक केस का मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। वो पेशेंट ये कहती थी, डॉक्टर साहब एक दिन तो मुझे रात को ठीक दिखता है, अगले दिन मुझे कुछ भी नहीं दिखता। मैं बड़ा परेशान था कि ये कैसे हो सकता है कि एक रात को ठीक दिख रहा है, अगली रात को बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा। और आई स्पेशलिस्ट को तो समझ ही नहीं आया होगा था कि ये तो ठीक नहीं हो सकता, इसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन ऐसे केसेस में हमें इम्प्रूवमेंट दिखती है इन 12 to 16 वीक्स। और उस पेशेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसको विजन ऑल्टरनेटिंग में हमने सिम्टम ढूंढा था और उसको भी इम्प्रूवमेंट आई और अब वो रात को भी प्रॉपरली देख सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये तो इंसिडेंटल होता है। पेशेंट जब हमारे पास आता है वो किसी और सिम्टम के लिए आता है, कोई और परेशानी लेके आता है, और उसके साथ साथ उसकी नाइट विजन वाली जो प्रॉब्लम है जिसको रतौंधी भी बोलते हैं वो ठीक हो जाती है। पेरिफेरल विजन, एक्सक्यूज मी सर, पेरिफेरल विजन लॉस मतलब एक्सक्यूज पेशेंट मी को साइड का दिखना बंद हो जाता है। डॉक्टर नीरज। हाँ जी। हाँ जी, आपके चैट बॉक्स में भी हमको कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं डॉक्टर्स के, कि कोई एक दो केसेस आप कंप्लीट कर दीजिए कि हाउ टू सिलेक्ट द मेडिसिन और क्या रेमेडीज आई उनकी। ओके, हमारे पास जैसे ये टाइम कितना है डॉक्टर प्रॉमिला? टाइम तो आपका 1 आवर हो गया। मेरे को 10 मिनट और मिल सकते हैं क्या? मैं उसके बाद, मेरे को 5 मिनट और दे दीजिए, उसके बाद केस ठीक डिस्कशन है, कर लेते हैं। ठीक है जी, ठीक। ओके श्योर। पेरिफेरल विजन लॉस जो होता है वो नॉर्मली ग्लॉकोमा की वजह से होता है, जब इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, या सर्जरी की वजह से, जैसे किसी की रेटिना सर्जरी हुई है और उन्होंने पूरा रेटिना को सील किया है लेजर से, वो उस केस में हमेशा पेरिफेरल विजन लॉस होगा। सिर्फ सामने सामने दिखाई देगा, और ऐसे दिखाई देगा जैसे अगर आपने किसी घोड़े को अगर देखा हो तो वो उसको ब्लाइंडर्स डाल देते हैं, वो तो घोड़े को सिर्फ इतना इतना सामने सामने का दिखता है, उसको साइड का कुछ नहीं दिखता। ऐसे ही इन पेशेंट्स में होता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, ग्लॉकोमा की वजह से, या किसी सर्जरी की वजह से ये सब कुछ भी इम्प्रूव होने लगता है। ऐसे ही एक केस में मैं आपको, इसी का एक केस है, एक डॉक्टर ही हैं हमारे जूनियर हैं, वो आए थे मेरे पास किसी और परेशानी को लेके, लेकिन बात करते करते उन्होंने ये बोला कि डॉक्टर साहब मैनू ना साइड का कुछ नहीं दिख रहा, सीधा सीधा दिख रहा। मैं फिर गड्डी कितना चलाते हो? कि जी गाड़ी तो चला लेता हूँ अंदाजे से, कभी कभी लग भी जाती है। और उनकी जो रेगुलर जो हमने मेडिसिन दी थी, उसी के साथ साथ ऑटोमेटिकली पेरिफेरल विजन लॉस भी उनका रिकवर होने लगा और वो प्रॉपर साइडवेज भी देखने लगे। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ये कंडीशन भी इंप्रूव होती है। अनप्लेजेंट एंड फाउल ब्रेथ, ये भी इतनी इंप्रूव हो जाती है कि पेशेंट को खुद पता चलता है कि पहले मेरे से कोई बात नहीं करता था, लोग पीछे हट जाते थे, अब आके वो मेरे पास खड़े होके बात करते हैं। एंड दिस स्टार्ट्स विद इन 2 to 4 वीक्स। ऑफेंसिव फुट स्वेट, कई बच्चों के पैरों में से बहुत स्मेल आती है, ये भी ठीक होता है। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। अच्छा, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए तो हमें मालूम ही है
कि होम्योपैथी कितना अच्छा काम करती है, तो इसको एलैबोरेट हम नहीं करेंगे। करेक्ट मिनिमम जो है वो रिमार्केबल रिजल्ट्स देती है ओनली व्हेन सिलेक्टेड ऑन सिमिलिया सिमिलिस क्यूरेंट, लाइक क्योर्स लाइक। यही जो है गुरु मंत्र है। और जो पेशेंट मेरे से जो डॉक्टर्स पूछ रहे हैं उसके लिए मैं उनका अभी जवाब देता हूँ। होम्योपैथिक एग्रेवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एग्रेवेशन आती है, लेकिन अगर वो आती है फर्स्ट डोज के बाद आती है और आके अपने आप से चली जाती है तो उसका हमने कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर वो सस्टेन्ड रहती है तो इसका मतलब या तो दवा गलत है या जो डोज है वो हाई पोटेंसी में दी गई है या बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट की जा रही है। वैसे तो नॉर्मली जैसे ही हम दवा बंद कर देते हैं देना, स्टिमुलस अगर जाना बंद हो जाएगा तो होम्योपैथिक एग्रेवेशन अपने आप से चली जाती है। These are my personal observations, 42 years. This is just to help students, doctors and even established practitioners to understand कि हम पेशेंट के लिए क्या कर सकते हैं और पेशेंट की इम्प्रूवमेंट हमें कैसे असेस कर सकते हैं उसको। These observations have been independently verified by patients and thousands of homeopathic doctors around the world. And this is in addition to usual indication, signs and symptoms, जो कि हमारे को ग्रेट डिटेल में लिटरेचर में दिए गए हैं। ठीक है जी, आई एंड माई प्रेजेंटेशन हियर। आप डॉक्टर ओमला, आप मेरे को बताएं प्लीज। हाँ जी सर, चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। चैट बॉक्स जिससे डॉक्टर आपको नीलम पढ़ना का है। पड़ेगा जी, क्योंकि मैं चैट बॉक्स नहीं खोलूंगा यहाँ पे, चलिए क्योंकि मैं बता रही हूँ। विल एनी ऑफ दीज केसेस बी डिस्कस कंप्लीटली? एंड वन मोर फ्रॉम राकेश वर्मा सर, कैन यू डिस्कस एनी ऑफ योर केसेस? जय कुमार सर, हाउ द मेडिसिन इज सिलेक्टेड? कुछ एफबी पर भी है डॉक्टर भारद्वाज का, कि कोई एक दो केसेस आप बता दें कि किस तरह से आप पिक करते हो। ओके। मैं सिर्फ माइंड पे प्रैक्टिस करता हूँ जी, और ट्रिपल हम्म, प्रेजेंट, परसिस्टेंट, प्रीडोमिनेंट, ये हम्म, तीन जो हमारे को जो सिम्टम्स मिलते हैं जिसमें प्रेजेंट भी हो, परसिस्टेंट भी हो, प्रीडोमिनेंट भी हो, उसी के ऊपर केस सिलेक्शन किया जाता है और ड्रग भी उसी पे सिलेक्ट होती है और इमीडिएट रिजल्ट्स मिलते हैं। आप कितने लोगों को ये मालूम है कि अगर पैंक्रियाटिक कैंसर का पेशेंट अगर आपके पास आता है तो उसकी हिस्ट्री में क्या मिलेगा? उसकी हिस्ट्री में हमेशा ह्यूमिलिएशन मिलेगी और उससे उसका सब कुछ छीन लिया गया होगा इन एवरी केस ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर। ये मेरी स्टडी बताती है, क्योंकि जितने केसेस मैंने आज तक देखे हैं पैंक्रियाटिक कैंसर के, सब में एक ही चीज मिली है। और इसके साथ साथ अगर उस पेशेंट में हम सिलेक्शन सिर्फ उसी पे करते हैं, हमारे पास और कुछ नहीं है जी, 5 या 6 मेंटल रूब्रिक्स लेते हैं उसी के ऊपर। जैसे कल का केस है, वो पेशेंट रो रहा था, पैंक्रियाटिक कैंसर का पेशेंट था, रो रहा था। और अगर मैं आपको एक्टिंग उसकी करके दिखाऊं कि वो कैसे बैठा हुआ था तो आप सोच भी नहीं सकते। उसका वो माथा ऐसे झुका हुआ था और वो ऐसे बैठा हुआ था और आगे झुकता जा रहा था। तो मैंने उसको पूछा, भाई इतनी क्या तकलीफ है? कह रहा जी 2023 में, 31 मार्च 2023 को मेरा ये डिटेक्ट हुआ है, 38 कीमोज में ले चुका हूं और 54 या 56 केजी वेट लॉस मेरा हो चुका है और मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया। सिर्फ मेरे पास अब रहने को एक घर बचा है, आमदनी का कोई साधन नहीं है और मेरा जो कुछ भी था मेरे भाई ने मेरे से छीन लिया, लूट लिया। मकान मैंने बनाया, उस पर भी उसने कब्जा कर लिया। मेरी जो जितनी भी मैंने कमाई की थी बिजनेस में, वो सारी की सारी उसने हथिया ली। तो इसमें 4-5 रूब्रिक्स हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। एबंडेंट फोरसेकन फीलिंग आएगा सबसे पहले तो, एलिमेंट्स फ्रॉम मनी लूजिंग,
एंजाइटी हेल्थ, एंजाइटी फ्यूचर, क्योंकि मियाँ बीवी हैं, बच्चे इनके हैं नहीं। और सबसे बड़ी बात, वो जैसे रो रहा था, प्लस जैसे वो बात कर रहा था, सर अब मुझे पता है मैं आपके पास आ गया हूं तो अब आपको बार बार नमन, आप बस मेरे को अब ठीक हो ही जाऊंगा। दिस इज रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम। 5 रूब्रिक्स लेके हमने इसकी मेडिसिन निकाली, विच वॉज किलकेरिया का। उस पेशेंट की पिछले 1.5 महीने से जो पेट में और कमर में दर्द हो रही थी, वो मेरे क्लिनिक में आधे घंटे में 3 डोज जो हम देते हैं कैलकेरिया का 30 की, 3 डोज देने के बाद में जो 2 आदमी के सहारे से पेशेंट उठ रहा था, आधे घंटे के अंदर वो, तकलीफ उसको जरूर हुई लेकिन बिना किसी की हेल्प के खुद उठा और आके मेरे पास बोला, डॉक्टर साहब मेरे को अब लग रहा है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, मेरा माइंड हल्का हो गया, मेरी बॉडी हल्की हो गई। ये आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई हैव बीन एबल टू हेल्प सच पेशेंट्स। ये एक केस मैं बताया आपको। और सिलेक्शन मेरी हमेशा सिर्फ और सिर्फ मेंटल रूब्रिक्स पे होती है। फिजिकल एलिमेंट्स हम लेते जरूर हैं, डॉक्यूमेंट भी करते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए कि हम उसको, पेशेंट जब अगली बार आता है, फॉलोअप्स में आता है, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि जो कंप्लेंट्स फिजिकल वो लेके आया था उसको कितना फायदा हुआ। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल दी डॉक्टर्स, सब क्वालिफाइड हैं, अगर आप कर सकें तो थोड़ा सा अपने आप को और अपग्रेड करें, थोड़ा और सीखें, किसी डॉक्टर से मदद लें जो कि ऐसे केसेस करता हो, वो अगर आपको थोड़ा सा गाइड करे कि मेंटल्स पे कैसे काम करना है, तो यू विल गेट आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स इन ईच एंड एवरी केस। ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। सर वो ऑल्टरनेट विजन जो था, ऑल्टरनेट डे पर विजन, उसको क्या दिया था पेशेंट को? उसको सल्फर दी थी डॉक्टर हमला, ओके, और ठीक 30 है। में दी थी और 3 ही डोज दी थी, 15-15 ओके, मिनट। मतलब सल्फर में वो कैपेसिटी है? डॉक्टर साहब हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारी एक एक मेडिसिन में, मैंने क्वांटम मेडिसिन की बात की है ना जी, हम्म। वो इतनी बढ़िया काम करती है। प्लस अगर आपको अपने ऊपर फेथ है और अपनी मेडिसिन के ऊपर फेथ है, तो वो इतना अच्छे से काम करती है कि आपको मजा आ जाएगा। नाउ कैन आई शेयर अ सीक्रेट विद यू, आप सबके श्योर साथ? सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जैसे जर्मन की एक बॉटल खरीदी मेडिसिन की, 10 ml की, 11 ml की, और वो खत्म हो गई। मैंने कभी दोबारा नहीं खरीदी। उसमें अल्कोहल डाल के 10 स्ट्रोक दे के, इट इज एज गुड एज परचेजिंग अ न्यू बॉटल, क्योंकि उसका ग्लास भी इतना चार्ज हुआ हुआ होता है कि वो अल्कोहल को भी उतना ही चार्ज कर देता है। दिस इज द वंडर ऑफ होम्योपैथी, दिस इज द वंडर ऑफ क्वांटम मेडिसिन विच वी आर टॉकिंग अबाउट। और इसके साथ में अगर आपकी इंटेंशन ये है कि मेरा पेशेंट तो ठीक होना ही होना है, तो पेशेंट आपका ठीक होगा ही। सिर्फ आपको ये फेथ होना चाहिए कि जो मेडिसिन आपने सेलेक्ट की है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए सर, थैंक यू। आपके जो छोटे छोटे टिप्स थे हेल्थ को लेके, कि ये अगर हुआ तो इधर डायग्नोस जा सकता है, तो वो जो डायग्नोसिस की वैल्यूज आपने बताई हैं वो अमेजिंग थी। उम्मीद है कि लोग ये पॉइंट्स पकड़कर डायग्नोसिस तक इजीली पहुंच सकते हैं और वैल्यूज भी देंगे इन चीजों को, जो कि हम बोलते भी हैं कि आप डायग्नोसिस को वैल्यू दीजिए। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू इसके साथ डॉक्टर मंगला, थैंक यू डेयर टीम, एंड थैंक यू ऑल द डॉक्टर्स हु आर हियर। अपना कीमती समय निकाल के जो यहाँ आए, उनका बारंबार धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कल के सर। लिए एक और अनाउंसमेंट है। कल 12 तारीख है और हमारे डेयर की एनिवर्सरी है। कल हमारे 11 साल पूरे हो जाएंगे डेयर के, और हमारी सारी टीम जूम पर अवेलेबल रहेगी। सेलिब्रेशन के साथ हम लोग आपसे सजेशंस लेंगे। आपको जो भी लगे डेयर के लिए बेहतर है, या आपको लगे कि हम किस तरह से और आगे बढ़ा सकते हैं या किस तरह से और हेल्प कर सकते हैं होम्योपैथ्स को आगे बढ़ने में, तो
प्लीज कल हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ जो भी आपके सजेशंस होंगे हमें दीजिए, ताकि नेक्स्ट ईयर में हम उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू एवरीवन। Thank you very much, थैंक जी. यू सर। All the best. थैंक यू। Thank you, sir.